सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। जैसे आपको लिखा व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र में जैसे मैंने आपको बताया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसका नाम जो अंग्रेजी नाम होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या होता है? माइक्रो। अब आपने माइक्रो जब आपने 10th में पढ़ा होगा, माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा होगा, सूक्ष्मदर्शी से कहते हैं, है ना, छोटी छोटी चीजें देखने के लिए। तो वैसे ही माइक्रो का अर्थ जो होता है वो ग्रीक शब्द से हुआ है माइक्रोस से। ये माइक्रो शब्द है जिसका अर्थ होता है बहुत छोटा या बहुत लघु। तो इसीलिए जो हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं या व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं या माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, वो सब जो है वो सूक्ष्म मतलब छोटे से लिया गया है, ठीक है। तो अर्थात जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ये या जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन है। अब छोटी इकाई कैसे, इसको हम आगे पढ़ेंगे। स्मॉल, माइक्रो का अर्थ क्या है? स्मॉल, छोटा, लघु या सूक्ष्म। तो सूक्ष्म चीजों की हम इसमें पढ़ाई करेंगे, छोटी छोटी इकाइयों की पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि विशेषताएं क्या है, कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र की विशेषता क्या होती है। सबसे पहले इसके अंतर्गत छोटे छोटे चरों का अध्ययन किया जाता है। छोटे छोटे मतलब जैसे एक हम केवल एक उपभोक्ता के बारे में पढ़ रहे हैं या एक उत्पादक के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना, या एक फर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो छोटी छोटी इकाइयों का जब अध्ययन करेंगे तो इसको हम कहेंगे सूक्ष्म अर्थशास्त्र। या सूक्ष्म अर्थशास्त्र में मैंने आपको लिखा है कि व्यक्तिगत या छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों पर आर्थिक मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। जैसे जैसे आपको हम पढ़ रहे हैं उपभोक्ता, तो उपभोक्ता का व्यवहार कैसा होता है ना, वो किस प्रकार चीजों की मांग करता है, उसकी संतुष्टि किसमें ज्यादा मिलती है, किसमें उसको संतुष्टि कम मिलती है, ये सब किसमें पढ़ते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र। ये मूल रूप से बाजार में कीमत निर्धारण से संबंधित। मतलब आप जब बाजार में जाते हो तो कीमत देते हो ना, आपने कुछ पैसे दिए, कोई चीज सस्ती मिलती है, कोई चीज महंगी मिलती है ना। आपको कहते हैं अगर एक साबुन लेने जाओगे तो एक ही साबुन के अलग अलग रेट है, नहीं होते हैं। कोई साबुन सस्ता मिलेगा, कोई आपको साबुन महंगा मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर साबुन जो है उसकी उपयोगिता के अनुसार आपको किसमें अधिक संतुष्टि मिल रही है उसके लिए आप ज्यादा पैसा दोगे, जिसमें आपको कम संतुष्टि मिल रही है उसके आप कम पैसे दोगे। तो जो हम क्या कहते हैं किस प्रकार वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है वो भी जो है इस व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। इसीलिए इसको कीमत सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट, अब देखो, अब इसके आधार पे हमने इसकी एक डेफिनेशन बना ली, परिभाषा होगी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र से अभिप्राय है कि अर्थशास्त्र की उस शाखा से जिसमें छोटी छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन या विश्लेषण किया जाता है। तो आपसे अगर एग्जाम में आता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं तो आप बताओगे कि वो उस शाखा से संबंधित है जिसमें हम छोटी छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं या उसका विश्लेषण करते हैं, ठीक। अब छोटी छोटी इकाइयां क्या है? एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं, ये छोटी इकाई। जैसे हमने किसी उपभोक्ता को ले लिया, एक व्यक्ति को ले लिया, उसके बारे में हमने उसका विश्लेषण किया तो उसका व्यवहार कैसा है ना। और एक परिवार को ले रहे हैं कि एक परिवार का खान पान कैसा है, रहन सहन कैसा है, वो कितना पैसा खर्च करता है किन चीज़ों पे। एक फर्म क्या होती है? जो चीज़ों का उत्पादन करती है, ठीक है। अनेकों फर्म से मिलकर क्या बनता है? उद्योग बनता है। तो उद्योग की एक इकाई जो होती है फर्म होती है, तो उस इकाई का भी हम अध्ययन करते हैं। और या किसी एक उद्योग के बारे में पढ़ रहे हैं तो जो है वो सब किसमें आएगा? समष्टि अर्थशास्त्र में। अब हम पढ़ते हैं कि इसका विषय क्षेत्र क्या है। विषय क्षेत्र मतलब कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया। सबसे पहले क्या है? वस्तु कीमत का सिद्धांत, ठीक है। मैंने आपको बताया किस प्रकार से वस्तु की कीमत निर्धारित की जाती है, वो किसमें पढ़ते हैं हम लोग? वस्तु कीमत सिद्धांत में। तो ये सब जो इसकी सबसे ज़्यादा जो इसका विषय क्षेत्र है सूक्ष्म अर्थशास्त्र का, कि किस प्रकार से वस्तु की कीमत जो निर्धारित की जाती है, तो इसीलिए इसको वस्तु कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, कि उपभोक्ता का व्यवहार कैसा रहता है, ठीक है। किसी वस्तु की कीमत निर्धारण करने में उपभोक्ता का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। तो किस प्रकार, अगर जैसे जिस वस्तु की कीमत बहुत ज़्यादा, मतलब आपको बहुत उपयोगिता लग रही है,
तो वो उसकी मांग ज़्यादा होगी, तो उसकी मांग ज़्यादा होगी तो क्या अर्थ है उसका, क्या होगा, कीमत ज़्यादा होगी। अभी हम अगले जब हम पढ़ेंगे उसको मांग के बारे में पढ़ेंगे कि मांग क्या होती है। अभी आपको जनरल वे में मांग मालूम ही है कि किसी भी चीज़ की हम मांग करते हैं, जिसकी ज़्यादा मांग होगी वो चीज़ महंगी हो जाएगी। तो ये बताता है कि एक उपभोक्ता कैसे अपनी आय को विभिन्न प्रयोगों में वितरित करता है ताकि वो अपनी संतुष्टि अधिकतम कर सके। आपका 100 रुपये है, अब आपको 100 रुपये मिले हैं तो आपको इस तरीके से खर्च करने हैं कि आपको अधिकतम संतुष्टि मिले। किसी को पढ़ाई की चीज़ों में संतुष्टि मिलेगी खरीदने में, किसी को ऐसी चीज़ों में खाने पीने की चीज़ों में से संतुष्टि प्राप्त होगी, किसी को जैसे कोई ड्राइंग करता है उसको ड्राइंग की चीज मतलब उन चीज़ों में उसको पेंट ब्रश या पेंटिंग कलर्स वगैरह उसमें संतुष्टि मिलेगी। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग लोगों की अलग अलग संतुष्टि होती है। तो उपभोक्ता को जो अपनी आय जो है इसकी वो किस प्रकार से वितरित कर रहा है, ये जो है उसको इस प्रकार से वितरित करनी पड़ती है कि जिससे उसको अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। उपभोक्ता का इसी में वस्तु कीमत सिद्धांत में एक और आता है उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। अगर आप किसी चीज की मांग कर रहे हो, किसी चीज की मांग है, उसका उत्पादन तो होगा, है ना। बिना उत्पादन के आपको चीज कैसे मिलेगी। और बिना मांग के अगर आपको तो भूख नहीं लग रही है तो घर में आपको रोटी क्यों बनाएंगे रोटी, तभी रोटी बनाएंगे या तभी आप रोटी बनाओगे अपने लिए जब आपको भूख लगेगी, खाना बनाओगे भूख लगेगी। उसी प्रकार से जब मांग होगी किसी वस्तु की तभी उसका उत्पादन भी होगा। तो उत्पादक व्यवहार सिद्धांत क्या होता है, इसके अनुसार एक उत्पादक ये निर्णय किस प्रकार लेता है कि उसे किस वस्तु का उत्पादन करना है तथा कितना उत्पादन करना है, जिससे कि वो अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सके। जितने आपके यहाँ मेहमान है उतनी तो रोटी बनाओगे, उन्हीं के साथ तो खाना बनाओगे, है ना, ज़्यादा तो नहीं बनाओगे। यह एक दुकानदार सुबह जब आता है तो वो जैसे उसकी समोसे की दुकान है तो उसको मालूम है कि कितने समोसे मेरे बिक सकते हैं। अगर ज़्यादा समोसे बना देगा तो क्या उसको नुकसान हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है एक उपभोक्ता का व्यवहार ये होता है कि वो जो है अधिक से अधिक लाभ कमा सके। ठीक है, उसका एक ही ध्येय होता है उत्पादक के कि उसका अधिक से अधिक उसको लाभ मिले। इसी विषय क्षेत्र के अंदर साधन कीमत निर्धारण। अब साधन कीमत निर्धारण पढ़ने से पहले हमको मालूम होगा साधन किसे कहते हैं। कल मैंने आपको पढ़ाया था उत्पत्ति के साधन, है ना। तो उत्पत्ति के साधन कौन कौन से होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और उद्यमी या साहसी से कहते हैं। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन एवं उद्यमी। भूमि को हम क्या देंगे, भूमि को क्या मिलता है, तो साधन कीमत भूमि की क्या होती है, लगान। श्रम को क्या मिलेगी, मजदूरी। पूंजी को क्या मिलेगा, पूंजी का पारिश्रमिक क्या होगा, ब्याज। और संगठन जो लोग काम करते हैं संगठन में, जैसे ये स्कूल की बात ले लो तो स्कूल में प्रिंसिपल, फिर टीचर्स, फिर क्लर्क, उसके बाद तो ये क्या है, एक हियरार्की है ना। तो इसी तरीके से जो होता है संगठन में जो काम करता है उसको क्या मिलता है, वेतन। और उद्यमी कौन होता है, जो किसी भी काम को इस्टेब्लिश करता है या जो उसने कोई फैक्ट्री लगाई है ना, किसी चीज का उत्पादन कर रहा है तो उसे उद्यमी कहते हैं। तो साहसी क्यों है, क्योंकि वो लाभ या हानि की चिंता किए बिना काम करता है ना। उसको हानि भी हो सकती है कोई नए काम करने में और उसको हानि के अलावा उसको लाभ भी हो सकता है, तो वो उसमें उसका रिस्क ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको साहसी कहते हैं। ठीक है, अब साधन कीमत निर्धारण मतलब इसमें सूक्ष्म अर्थशास्त्री करते कि भूमि को हम कितना लगान दें, श्रम में कितनी मजदूरी दें, पूंजी जो है उसको कितना ब्याज दें, संगठन है कितना वेतन दिया जाए, उद्यमी और लोग कितना लाभ कमाएगा या कितनी हानि होगी उसको। ये सब का निर्धारण भी व्यष्टि अर्थशास्त्र में होता है, इसीलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का ये भी एक विषय क्षेत्र है। अब आता है आर्थिक कल्याण सिद्धांत। आर्थिक कल्याण सिद्धांत से अर्थ है हमारा कि आर्थिक कल्याण क्या होता है कि सबका कल्याण, है ना। क्या कहते हैं, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था किस पर डिपेंड करती है, हम सब पे करती है ना। तो जितने भी लोग हैं ऐसी नीतियां बनाई जाए जिससे कि सबका आर्थिक कल्याण हो। अब आता है इसमें महत्व में।
सबसे पहला महत्व इसका आर्थिक नीतियों के निर्धारण में इसका महत्व। ठीक है, अब सरकार जो देखेगी कि कोई अगर उनको मालूम चलेगा जब सूक्ष्म अर्थशास्त्र पढ़ेंगे कि कौन उपभोक्ता जो किसकी मांग कर रहे हैं, किस चीज़ की ज़्यादा मांग कर रहे हैं, तो वो उसी चीज़ की जो है उत्पादन होगा, है ना। इसी प्रकार से कोई गरीब है जो क्या कहते हैं, जो छोटी चीज़ों का अगर कोई उत्पादन उपभोग कर रहा है, इसका मतलब वो गरीब है। तो सरकार को मालूम रहता कि हमारे वहाँ गरीब इतने हैं या हमारे वहाँ अमीरों की इतनी है, कितने श्रमिक कितने हैं। तो इस प्रकार जब उनको सब पर डाटा मिल जाता है तो उससे क्या होता है, वो अपनी आर्थिक नीतियों का निर्धारण सरकार करती है कि किस लोगों को ज़्यादा मदद करनी चाहिए, किसको कम मदद करनी चाहिए, है ना, कहाँ से टैक्स लेना चाहिए, सब इसमें आता है आर्थिक नीति। आर्थिक समस्याओं का निराकरण महत्व। अगर व्यष्टि अर्थशास्त्र हमारे को में जो है इसलिए भी पढ़ी जाती है जिससे कि कीमत निर्धारण और वितरण का सिद्धांत किसे कहते हैं, जैसे बताया ना कि भूमि को लगान दिया जाएगा, तो लगान किस आधार पर दिया जाएगा, वैसे ही श्रम को मजदूरी दी जाएगी, किस आधार पर दी जाएगी, कितना, तो इसका जो है सिद्धांत होता है। तो ये सब समस्याएं जो होती हैं कीमत निर्धारण आदि, इसका निराकरण भी जो होता है वो सूक्ष्म अर्थशास्त्र द्वारा ही होता है। ठीक है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन। इससे जब हम पढ़ते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र को तो छोटी छोटी इकाइयों का, जिस प्रकार से देखो ना हम लोग जैसे घरों में चावल पकाते हैं, तो हम छोटी सी, अगर किसी ने चावल पकाया तो चावल पक गए नहीं पक गए देखने के लिए पूरा चावल थोड़ी निकालते हैं हम, 2 दाने या दाल पकाई 2 दाने निकालते हैं, ऐसे देखते हैं उसको कि पक गई है, तो इसका मतलब हमारा जो है पूरा का पूरा जो दाल है या पूरी चावल जो भी हमने पकाया वो पक गया है, ये मानते हैं। तो वैसे ही छोटी छोटी जब वेस्टमैन छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं तो उससे हमको संपूर्ण अर्थशास्त्र का भी अध्ययन हो जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में महत्व। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जहां पर पूंजीपतियों का जो है ज्यादा दखल अंदाजी होती है, सरकार से ज्यादा किसमें होती है? पूंजीवादी की होती है। पूंजीवादी में जिनके ज्यादा से ज्यादा पूंजी है। ये स्वाभाविक अर्थशास्त्र होती है, अर्थात कीमत यंत्र कार्य करता है। इसमें कीमत सरकार द्वारा निर्धारित नहीं होती, अपितु बाजार शक्तियों जैसे मांग और पूंजी के द्वारा निर्धारित होती है। मतलब यहाँ पर सरकार नहीं कहेगी कि इसकी कीमत इतनी होगी। जैसे आपके सरकारी स्कूल है ना, यहाँ पर फीस कौन निर्धारित करता है? सरकार करती है। सरकार कहेगी क्या कहते हैं, इतनी फीस है तो उतनी फीस आपसे ली जाएगी। पर जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वहाँ पर फीस ऐसी नहीं होती है, वहाँ पर फीस जो ज़्यादा होती है ना प्राइवेट स्कूलों में, तो वहाँ निर्धारित कौन करता है? वो मांग और पूंजी पे। ठीक है, अब अगर ज़्यादा किसी स्कूल में बहुत ज़्यादा एडमिशन हो रहा है तो वहाँ की वो फीस बढ़ा देगा, है ना। अच्छा स्कूल किसको मानते हैं? वो बहुत बड़ा स्कूल है कहते हैं। क्यों बड़ा स्कूल है? वहाँ सुविधाएं ज़्यादा है क्योंकि फीस ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी सूक्ष्म अर्थशास्त्र का जो है बहुत बड़ा महत्व है। अब आती है इसकी सीमाएं कि हम कौन सीमाएं, मतलब सूक्ष्म अर्थशास्त्र एक हद तक ही हम हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। कहीं कहीं इसकी जो है लिमिटेशन है, जहाँ पर वो फिर उसमें हम क्या कहते हैं आगे वो उतना कारगर नहीं साबित होती सूक्ष्म अर्थशास्त्र। तो ये एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन पूरी तरीके से नहीं हो पाता। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्या का हल नहीं। ये तो हम अपने देश के बारे में पढ़ रहे हैं, देश की छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें विदेश की तो कोई इकाई का अध्ययन कर नहीं रहे, तो इसलिए हमको अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक समस्या होती है वो इससे हल नहीं हो पाती। फिर आती है अवास्तविक मान्यता। जितने भी आप पढ़ोगे अब ना, जब भी हम पढ़ेंगे सूक्ष्म अर्थशास्त्र के आगे चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हर एक नियम में कुछ मान्यता होती है। तो कहता है कि कभी कभी ये मान्यताएं जो मानते हैं वो अवास्तविक होती है। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि जैसे कभी हमने मान लिया कि सब लोग एक ही चीज़ खाते हैं, तब हम ये नियम लागू होगा। तो सबसे एक चीज़ खाते नहीं है ना, सबका अलग अलग रहन सहन है, तो इसलिए वो मान्यता उसमें काम नहीं करेगी। तो ऐसी मान्यता क्या होती है? अवास्तविक होती है। तो इसमें अवास्तविक मान्यता पाई जाती है। अब आते हैं हम पुनरावृत्ति प्रश्न में, जो मैंने आपको पढ़ाया है ये, इसके आधार पर आप इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, और ये आपका असाइनमेंट होगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा।
तो ये असाइनमेंट करेंगे, करते बेटा। व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं लिखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र एवं महत्व लिखिए, और व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं बताइए। ये चारों चीज़ें मैंने इसमें कवर कर दी हैं। तो इसको आप जब क्या कहते हैं अपने कॉपी में करोगे तो इस चैप्टर के बारे में जो जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है उस इन 4 प्रश्नों को भी इसमें हल करें। ठीक है, ओके।